हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिसेट क्वेश्चन इसमें मैं वीडियो में लेके आ गया हूं, जो कि MOH, DHA, हाद, OMSB, MOPH, NHRA, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे भी बहुत बार पूछे गए हैं, अभी पिछले महीने ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बनी रहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। द अम्बिलिकल कॉर्ड हैज 2 आर्टरीज एंड 1 वेन सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए आपको दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे वो था डी। ठीक है, वहाँ पे करेक्ट आंसर था अपना डी, वाटरन जेली। ठीक है, क्लियर। तो चले चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ए हेल्दी पेशेंट इज इन डॉक्टर्स ऑफिस फॉर ए प्री ऑपरेटिव विजिट बिफोर ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट। द नर्स इंटरव्यूइंग द पेशेंट चार्ट द फॉलोइंग मेडिकेशंस: एस्पिरिन 81 mg once a day, विटामिन ई 260 international unit once a day, and unknown amount of a herbal supplement once a day. Based on the patient's medication list, which of the following lab would be important pre-operatively? ऑप्शन देखें, ए क्रिएटिव फोस्फोकाइनेसाइज एंजाइम या CPK एंजाइम्स। ऑप्शन बी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA। ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ऑप्शन डी ब्लड ग्लूकोज। क्वेश्चन में पूछा है कि हेल्दी पेशेंट है, डॉक्टर के ऑफिस में आया, किसके लिए प्री ऑपरेटिवली चेकअप के लिए आया, किसके लिए टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होनी है उसकी। ठीक है, वैसे उसकी कंडीशन नॉर्मल है। पेशेंट है, उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री है, मेडिकेशन चल रही है उसको, एस्पिरिन 81 mg once a day चल रही है। विटामिन ई है 260 इंटरनेशनल यूनिट चल रही है once a day, एंड एक होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है या उसको हर्बल सप्लीमेंट भी चल रहा है once a day। तो इन मेडिकेशन के अकॉर्डिंग, इस मेडिकेशन के आधार पे हम पेशेंट का कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्री ऑपरेटिवली कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पोर्टेंट है करना, ये पूछा है इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप इजीली आंसर दे सकें। हर एक को कमेंट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो देखिए यहाँ पे इसको चल रहा है एस्पिरिन, यानी कि ब्लड थिनर चल रहा है। कॉमन चीज़ है कि ब्लड थिनर चल रहा है, थिनर चल रहा है। तो ऐसी वाली कंडीशन में जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT करना उसका बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्री ऑपरेटिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन सी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम में PT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, वाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट प्रायर टू सर्जरी टू एम्पुटेट द लेग, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट फैंटम लिम्ब सेंसेशन आफ्टर द एम्पुटेशन? ऑप्शन देखें, ए मेक श्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। ऑप्शन बी हेल्प द पेशेंट ग्रीव फॉर द लिम्ब। ऑप्शन सी कंट्रोल पेन प्रायर टू द सर्जरी। ऑप्शन डी एलिवेट द लिम्ब ऑन टू पिलोज। एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है एम्पुटेशन ऑफ लेग, यानी कि एक लेग का एम्पुटेशन होना है। तो प्रायर सर्जरी है पेशेंट का। इसके में पूछा कि फैंटम लिम्ब सेंसेशन। फैंटम लिम्ब सेंसेशन होते हैं कि पैर एम्पुटेट हो गया है, उसके बावजूद उसको फील हो रहा है कि उसके पैर में पेन हो रहा है या फिर सेंसेशन है, ऐसा वाला उसको फील होता है। तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एम्पुटेशन के बाद जो फैंटम लिम्ब सेंसेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम मोस्ट लाइकली उसको क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेल्प द पेशेंट ग्रीव फॉर द लिम्ब। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, ए 5 एज फॉर एल्कोहल स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन देखें, ए अरेंज, बी अनोय, ऑप्शन सी असेस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी।
5A पूछा है, इसमें 5A पूछा है। 5A में से इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा 5A में इंक्लूड किया गया है, ये पूछा है इसमें। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 5A के बारे में, तो वो आपको याद होने ज़रूरी है। तो 5A कौन से होते हैं? फाइव ए होते हैं, पहला असेस, दूसरा एडवाइस, सेकंड थर्ड वन एग्री अपॉन, फोर्थ वन असिस्ट एंड फिफ्थ वन अरेंज। तो इनमें से कौन सा हमें मिल रहा है? एक तो यहाँ पे ऊपर वाला अरेंज है, ये 5A में आएगा। एनोय नहीं है, लेकिन असेस है अपने पास है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। ए एंड सी है वो 5A के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद congenital heart disease. Which of the following nursing diagnosis should receive priority? ऑप्शन देखें। ए imbalanced nutrition, less than body requirements related to excessive energy demands. Option B decreased cardiac output related to decreased myocardial function. Option C impaired gas exchange related to altered pulmonary blood flow. Option D एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू चेचेक्सिया। एक बच्चा अपने पास हॉस्पिटल में एडमिट है जिसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को हम प्रायोरिटी देंगे, ये पूछा है। कौन से नर्सिंग, इनमें से कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को हम प्रायोरिटी देंगे, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को हम प्रायोरिटी देंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो ऐसे वाले कंडीशन में जो कार्डियक फंक्शन है, मायोकार्डियल फंक्शन है, वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाता है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिक्रीज मायोकार्डियल फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ए पेशेंट राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट? ऑप्शन देखें। ए एन एमनेसिपेट मैनर डज नॉट हैव द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी ए मेंटली competent patient has the right to refuse treatment. Option C the patient's refusal has no need to documentation. Option D the patient never has a right to refuse treatment. इसमें पूछा है इनमें से पेशेंट का राइट कौन सा है? ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने से रिलेटेड पेशेंट का राइट है, इसमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है? इसमें कौन सा राइट है जो ट्रू है अबाउट द रिफ्यूज ट्रीटमेंट? पेशेंट है, ये सब जानते हैं कि पेशेंट रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। पेशेंट चाहे तो मेडिसिन ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन बी, ए मेंटली कॉम्पिटेंट पेशेंट हैज़ द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ए 62-year-old patient has been treated for congestive heart failure and a nursing diagnosis of fluid volume assess. After diuretic therapy, a dietary intervention, the patient has met all short-term goal. The nurse should. ऑप्शन देखें। ए revise the care plan with a diagnosis of risk for alteration in fluid balance. Option B discontinue the care plan as the diagnosis is resolved. Option C add a new diagnosis of risk of fluid volume deficit. Option D continue the care plan as written. एक 62-year-old अपने पास पेशेंट है, ट्रीटमेंट चल रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का, नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो उसको डायरेटिक दे दी जा चुकी है, डायरेटिक थेरेपी चल रही है एंड डाइटरी इंटरवेंशन भी दिया गया और उसने ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो ले लिए, कंप्लीट किए हैं, ऑल शॉर्ट टर्म्स हैं वो कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में है नर्स क्या करेगी? द नर्स शुड। ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या करेगी, ये पूछा है इसके अंदर। ये बहुत बार पूछा गया है, अपने वीडियो में भी पहले आया है
क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है इसलिए मैंने दोबारा डाला है। ऐसा ही वीडियो क्वेश्चन अपने वीडियो में पहले भी आ चुका है। तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी, देखिए ये ऑल यानी कि शॉर्ट टर्म जो गोल बना रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है। पेशेंट है कंप्लीट कर रहा है शॉर्ट टर्म गोल जो हमने बनाए। तो ऐसे वाले कंडीशन में जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, केयर प्लान चल रहा है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, ओके। तो ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंटिन्यू द केयर प्लान एज अ रिटन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, when the feet of a newborn turn outward, this position is known as which of the following? ऑप्शन देखें, ए पैडल एडिमा, ऑप्शन बी डोर्सिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी वेल्गस, ऑप्शन डी वेरस। यानी कि यहाँ पे पूछा कि एक न्यूबॉर्न है जिसके फीट हैं आउटवर्ड है, फीट यहाँ पे फोकस करने वाली फीट आउटवर्ड है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ये पूछा है इसमें। फीट आउटवर्ड है तो इस पोजीशन को बोलेंगे हम वेल्गस। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, जो पहला डायग्राम है वो है किस चीज़ का, वेल्गस का, ठीक है। वेल्गस का है, बीच वाला नॉर्मल है। थर्ड डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है अपना वेरस का। देखिए यदि नी आउटवर्ड बोलता है, यहाँ पे नी आउटवर्ड होता है, यहाँ पे फीट की जगह नी आउटवर्ड होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है अपना वेरस। लेकिन यहाँ पे फीट आउटवर्ड बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो फीट आउटवर्ड है तो इसी वाले कंडीशन में ये होगा वेल्गस। क्लियर, फीट और नी दोनों में डिफरेंस है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ डायग्राम से आप देखो तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यहाँ पे फीट आउटवर्ड है तो यहाँ पे वेल्गस है, यदि नी आउटवर्ड दिया होगा ऐसी वाली कंडीशन में होगा वेरस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द नर्स इज कंडक्टेड ए कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम अबाउट डायबिटिक मेलाइटस, which of the following statement by a participant would indicate correct understanding of the teaching? ऑप्शन देखें, ए इट इज necessary to wipe off the top of the insulin vial with alcohol to prevent infection. Option B, needles can be placed in a hard plastic container with a tightly secure lid. Option C, lentus insulin can be mixed with other insulin. Option D, insulin will change color after opening. यहाँ पे पूछा है कि एक नर्स है जो कंडक्ट कर रही कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, किससे रिलेटेड, डायबिटिक मेलाइटिस से रिलेटेड। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए। इसको समझने के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये पूछा है इसके अंदर। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी में जितने लोग हैं वो समझ गए हैं जो भी एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, इट इज नेसेसरी टू वाइप ऑफ द टॉप द इंसुलिन वायल विल एल्कोहल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। की जो टॉप है वायल का, इंसुलिन वायल का, उसको एल्कोहल से क्लीन करेंगे, किसके लिए, प्रिवेंट टू इन्फेक्शन, वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह कॉन्टैक्ट ना हो, इसलिए उसको जब भी लोड करेंगे हम सिरिंज में तब उस टाइम पे अल्कोहल से उसको क्लीन करेंगे या उसको अल्कोहल स्वैप से रैप करके रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ऑप्शन देखें, ए symptoms usually begin several hours before or at the onset of menses. Option B, pain begins to abate after about 72 hours after onset of menses. Option C, pain may radiate to the upper thigh, groin and lower back. Option D, there may be dyspareunia. इसमें पूछा है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है सेकेंडरी डिसमेनोरिया का। सेकेंडरी डिसमेनोरिया का करेक्टरिस्टिक कौन सा है चारों में से, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना,
सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या देखने को मिलता है? देखिए सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है डिस्पेरियूरिया, ठीक है, मिल सकता है। देयर में भी डिस्पेरियूरिया, ठीक है, डिस्पेरियूरिया देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इन प्लानिंग फॉर द केयर ऑफ ए पेशेंट विद Crohn's disease, the nurse and patient discuss the intervention. Which of the following treatment modalities would most likely be considered a primary intervention for this diagnosis? ऑप्शन देखें, ए ब्लड रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी हाई रेजिडुअल डाइट, ऑप्शन सी मेडिकेशंस, ऑप्शन डी सर्जरी। प्लानिंग बना रहे किसकी? एक पेशेंट की केयर करें जिसको Crohn's डिजीज़ है। Crohn's डिजीज़ क्या होती है? एक ये लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है जिसके अंदर के इनर जो एयर हो रही है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। Crohn's डिजीज़ है, ये हो रही है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, इसकी केयर के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इसमें पूछा कि उसका इंटरवेंशन बना रहे हैं, ठीक है, पेशेंट के लिए। तो इसमें पूछा कि मोस्ट लाइकली कौन सा प्राइमरी इंटरवेंशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, मोस्ट लाइकली कौन सा प्राइमरी इंटरवेंशन या प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे हम देंगे, ये पूछा इसमें। तो देखिए Crohn's डिजीज़ है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअली थोड़ा इन्फेक्शन बन जाता है। ऐसे वाले कंडीशन में हम सबसे पहले ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे मेडिकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडिकेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम मेडिकेशन से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द प्रिंसिपल diagnostic tool used to identify valvular heart disease would be considered which of the following? Echocardiography, B cardiac stress test, CT scan, MRI. डायग्नोस्टिक टूल यूज टू आइडेंटिफाई किसके लिए? वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ के लिए, ठीक है। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ के आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल डायग्नोस्टिक टूल यूज किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या, इनमें से क्या क्या यूज करेंगे? वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे या क्या डायग्नोस्टिक टूल हम यूज करेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, शुरू से बोला कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कमेंट करना मस्ट होता है, कमेंट करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम कौन सा डायग्नोसिस करेंगे, वो टूल यूज़ करेंगे, वो है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। क्योंकि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, उसको हार्ट के अंदर वाल्व के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी की जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एस्पिरेशन of gastric content in a child hospitalization with severe burn, the nurse should position the head. ऑप्शन देखें, ए elevated 15 to 30 degree for 12 hours after meals, ऑप्शन बी elevate 30 to 45 degree during meals, ऑप्शन सी elevate 45 degree at all times, ऑप्शन डी flat except during meal। इनके टू डिक्रीज द इंसिडेंस, इनके इंसिडेंस को कम करने के लिए किसके लिए? एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट, जो गैस्ट्रिक जो पेट के अंदर स्टमक के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसको एस्पिरेट ना कर जाए बच्चा, एक हॉस्पिटलाइज बच्चा वो एस्पिरेट नहीं कर जाए, और बच्चा है सीवियर बर्न का है, तो उसके लिए पोजीशन कौन सी देंगे, उसके हेड की पोजीशन क्या रखेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास वीडियो में पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसी वाली कंडीशन में हम हेड की कौन सी पोजीशन रखेंगे, ये पूछा है इसमें। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में जब भी खाना खिलाते हैं तो पेशेंट का हेड है वो एलिवेट करके रखेंगे 30 to 45 डिग्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलिवेट 30 to 45 डिग्री ड्यूरिंग मील्स। जब भी खाना खिला रहे हैं उसको 30 to 45 डिग्री उसको एलिवेट करके रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए साइन ऑफ टॉक्सिसिटी विद
an advertent intravascular placement of epidural injection. ऑप्शन देखिए, ए profound hypotension, ऑप्शन बी respiratory depression, ऑप्शन सी loss of consciousness, ऑप्शन डी cardiac dysrhythmias. इसमें पूछा a sign of toxicity with inadequate इंट्रावास्कुलर प्लेसमेंट. इंट्रावास्कुलर प्लेसमेंट पूछा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है. इंट्रावास्कुलर प्लेसमेंट ऑफ एपिड्यूरल इंजेक्शन की टॉक्सिसिटी का साइन क्या होगा, ये पूछा है. बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन. तो वास्कुलर प्लेसमेंट के अंदर है, तो इस ऐसी वाली कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्डियक डिसरिथमियाज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर. A home health nurse is visiting a patient who recently suffered a cerebrovascular accident (CVA). The nurse would most likely implement which of the following intervention to prevent muscle and ligament deformities? ऑप्शन देखिए. A. Instruct patient to use non-affected site to perform activity of daily living. Option B. Daily balance training and routine medication for pain. Option C. Daily moist heat and isometric exercises. Option D. Daily range of motion exercises. एक होम हेल्थ केयर नर्स है, विजिट करी एक पेशेंट को जिसको रिसेंटली वो सफ़र कर रहा है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से, ठीक है. तो इसमें पूछा मोस्ट लाइकली इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिवेंट मसल एंड लिगामेंट डिफॉर्मिटीज़. तो मसल्स एंड लिगामेंट डिफॉर्मिटी से प्रिवेंट करने वाला इंटरवेंशन क्या होगा इनमें से, ये पूछा है. कौन सा कैसे प्रिवेंट करेंगे, कौन सा इंटरवेंशन है जो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है. इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए. इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू यूज नॉन अफेक्टेड साइट टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर. Your education of adult in medical practice will differ from your education of children because adults learn differently. This theory of adult education is which of the following? ऑप्शन देखिए. A. Empowerment. ऑप्शन B. Compliance. ऑप्शन C. Andragogy. ऑप्शन D. Pedagogy. आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग एडल्ट मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर डिफर फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बिकॉज एडल्ट लर्निंग क्या डिफरेंटली, एडल्ट डिफरेंटली लर्न कर रहे हैं. तो ये क्या पूछा इसमें, दिस थ्योरी ऑफ द एडल्ट एजुकेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग. ये कौन सी थ्योरी होगी, इनमें से कौन सी थ्योरी है ये एजुकेशन की, ये पूछा इसमें. तो इनमें से ये कौन सी थ्योरी होगी, ये होगी एंड्रागोगी, ठीक है. एंड्रागोगी बहुत बार पूछा जाता है, इसके बारे में एक बार आप भी गूगल करके या फिर आपके पास कुछ नोट्स है तो इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है. एंड्रागोगी और पेडागोगी दोनों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर. ए 12-year-old चाइल्ड हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस IDDM since age 3 comes to the clinic for a routine visit. The patient has begun to self-manage care with parental supervision. The patient injects 28 units of NPH insulin every morning and 8 units at bedtime. The patient checks blood sugar 4 times every day. The patient's weight is stable and diet is unchanged. However, the patient reports several hypoglycemic reactions every week. The nurse knows the most likely cause is that. ऑप्शन देखिए. ए. The patient may not be competent in
टेक्निक ऑफ ड्राइंग अप द इंजेक्टिव इंसुलिन. ऑप्शन बी, देयर मे बी चेंज इन एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल और द बिगनिंग ऑफ ए ग्रोथ spurt. Option C, the dosage of insulin may need to be decreased as the patient continue to grow. Option D, the patient is not eating the adequate number of calories reporting. एक 12-year-old चाइल्ड अपने पास उसको डायग्नोसिस हुआ है इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस IDDM. कब से? जब बच्चा 3 साल का था. वो अपने पास इंसुलिन क्लिनिक में आया है रूटीन विजिट के लिए. पेशेंट है वो सारी की सारी चीज़ें खुद से मैनेज करता है अपने पेरेंट्स के सुपरविज़न में. वो डेली का 28 यूनिट NPH इंसुलिन लेता है मॉर्निंग टाइम में, 8 यूनिट लेता है बेड टाइम में. ठीक है. और वो दिन में 4 बार शुगर चेक करता है एवरीडे. ठीक है. उसका वेट है वो स्टेबल है और डाइट है वो कोई चेंज नहीं है. तो इसमें पूछा हाउ एवर द पेशेंट रिपोर्ट सेवरल हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन एवरी वीक. यानी फिर भी वो इनकी कोई डाइट चेंज नहीं है, कोई वेट चेंज नहीं है, फिर भी वो हर एक वीक में हाइपोग्लाइसेमिक के रिएक्शन के लिए वो कंप्लेन कर रहा है. तो इसमें पूछा है नर्स नो द मोस्ट लाइकली कॉज. इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है? तो इसमें क्या कॉज हो सकता है? इंसुलिन वो बराबर ले रहा है, रेगुलर एक ही डोज ले रहा है सेम, और उसका जो वेट है वो भी स्टेबल है एंड डाइट है वो भी स्टेबल है, सेम डाइट चल रही है. फिर भी उसको हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन हो जाता है इनकी हर एक वीक में. ठीक है. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है ये पूछा है इसके अंदर. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए इसका रीज़न हो सकता है कि उसकी एक्सरसाइज भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो हो सकता है, और या फिर उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया हो या ग्रोथ स्पुट हो गई हो. तो ऐसे वाली कंडीशन में करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन बी, देयर मे बी चेंज इन एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल और द बिगनिंग ऑफ ए ग्रोथ स्पॉट. ठीक है. यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर. द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट? ऑप्शन देखें. ए, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. ऑप्शन बी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. ऑप्शन सी, कार्डियक पाल्पिटेशन. ऑप्शन डी, पैरास्थेसिया. यानी इसमें मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है, पेशेंट है जिसको मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गया है. तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है नर्स एंटिसिपेट कर सकती है? मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है. मैग्नीशियम हाइपर मैग्नीशियम सेमिया की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यहाँ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हुआ है तो इसमें क्या हमें देखने को मिल सकता है ये पूछा है. तो देखिए जब भी मैग्नीशियम लेवल बढ़ता है ऐसी वाली कंडीशन में जो डीप वेन रिफ्लेक्सेस होते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर. वेन कंडक्टिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड न्यूली डायग्नोस्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द पेरेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग? ऑप्शन देखें. ए, weekly weights help the doctor know if my child need additional enzymes. Option B, weekly weights help to doctor knows if my child is absorbing nutrients. Option C, weekly weight helps evaluate effectiveness of the nutritional intervention. Option D, weekly weight reassure my child that a recovery in प्रोग्रेसिव. इसमें पूछा एक डिस्चार्ज टीचिंग कंडक्ट की गई है पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे को जिसको न्यूली डायग्नोसिस हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे के पेरेंट्स को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है ये पूछा है इसके अंदर. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि उनको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है?
तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो अपना होगा ऑप्शन ए, वीकली वेट्स हेल्प द डॉक्टर नोज इफ माई चाइल्ड नीड एडिशनल एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट फॉर वुमेन इंक्लूडिंग अल्ट्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ऑप्शन देखिए, ए इमोशनल, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। लोअर यूटीआई है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स है कैन क्रिएट सिग्निफिकेंस डिस्कम्फर्ट फॉर वुमेन इंक्लूडिंग अल्ट्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से फंक्शन है जो डिस्कम्फर्टनेस उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इमोशनल और फिजिकल दोनों ही इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, इमोशनल एंड फिजिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, यू हैव ए पेशेंट हु कंप्लेन ऑफ crampy diffuse abdominal pain. She has recently had diarrhea. She tells you that the cramping occur primarily after she eat a meal. Which of the following is the most likely diagnosis? ऑप्शन देखें, ए गैस्ट्रोएंटराइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्रोपेरेसिस, ऑप्शन सी डाइवर्टिकुलाइटिस, ऑप्शन डी अपेंडिसाइटिस। आपके पास एक पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है किसकी, क्रैम्पी एंड डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन की, और वो रिसेंटली उसको डायरिया है, और सी टेल्स द क्रैम्पिंग अकर प्राइमरी सी ईट द मील। जब भी वो खाना खाती है तो वो उसको क्रैम्पिंग आते हैं। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। इसमें से मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा ये पूछा है। ऐसी वाली कंडीशन में मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? देखिए ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो एब्डोमेन के अंदर, स्टमक के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गैस्ट्रोएंटराइटिस। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट जैसे हर एक वीडियो के स्टार्ट होते ही मैं आंसर देता हूँ, तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, बुक रेफ़र कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपने कमेंट करना है। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, सारे वीडियो क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी प्रकार के प्रोसेस करवानी ऑल ओवर गल्फ के लिए, लाइक टाटा प्लो है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम बुकिंग करवानी है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हर एक वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या मेरे यूट्यूब बायो के अंदर आपको मेरा सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस के साथ जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए अलविदा।